हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल। इस भारतीय चुनाव आयोग, इसका ये आर्टिकल आपको आपको मालूम है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है, भारतीय चुनाव आयोग की। और यह एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। बिल्कुल सही। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का प्रबंध करता है। बिल्कुल सही। यह पंचायतों में यह राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए भी जिम्मेदार है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि जो पंचायतों का, नगर पालिकाओं का चुनाव होता है, उसका जो चुनाव करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 243 क्यों? अनुच्छेद 243 क्यों? ये आपका है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना से है। तो एक आपका 2 हो जाएगा। एक का 2 यहीं पहले सी ऑप्शन में है। देखा जाए तो हमारे एक ही मिलान से आंसर मिल गया, लेकिन हम आगे भी मिला लेते हैं क्वेश्चन। 243 आर ये है आपका नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित। 243 एस ये है आपकी वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित। 243 टी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से संबंधित। नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित 243 टी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, हमको मालूम वैधानिक निकाय क्या होते हैं? वैधानिक निकाय वो होते हैं जिनकी स्थापना किसी एक्ट के तहत की जाती है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। किस एक्ट के तहत? विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये आपका एक्ट है। इस एक्ट के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत नालसा की स्थापना 1995 में की गई। ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो आपका ये सही हो गया। तालुक न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा स्थान स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सही। ये आपका ऑप्शन बी। कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि आर्टिकल 39 ए में ये कहा गया है कि जो राज्य होगा वो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो इसी नीति निषेधक तत्व को के प्रावधान को प्राप्त करने के लिए ये नालसा की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन हैं। अनुच्छेद 124। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना से। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। अनुच्छेद 139 किससे रिलेटेड है? आपका ये हो जाता है कुछ रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जो उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत रिटें जारी करता है, लेकिन ये 139 भी रिटों से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय के रिट से संबंधित है। और अनुच्छेद 148 ये किससे संबंधित है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 157 किससे रिलेटेड है? राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं। फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3। ए का 2, ए का 2 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ही मिलान से हमारा आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सदन जांच कर सकते हैं तथा गवाहों और संबंधित कागजातों और अभिलेखों को तलब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको आर्टिकल 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और विशेषाधिकार कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। तो यहाँ सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में पूछा गया है। तो सामूहिक विशेषाधिकार में क्या होते हैं? संसद के सदन जांच कर सकते हैं तथा गवाहों और संबंधित कागजातों और अभिलेखों को तलब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। बिल्कुल सही। जो जैसे संसद में जो भी कार्यवाही होती है उसमें किस मंत्री ने क्या बोला, कैसे कार्यवाही, क्या उसका प्रोसीजर चला, इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये भी आपको एक सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 105 के तहत। तो ये न्यायालय सदन की समिति की कार्रवाई की जांच के लिए निषेधित है। निषेधित है मतलब ये जांच नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है। ये सामूहिक अधिकार मिला हुआ है एमपी को। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो न तो एक न तो दो, क्योंकि दोनों सही है और पूछा है नहीं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक विशेषाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि आर्टिकल 153 में कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्रियों का जो परिषद होता है, मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके एडवाइस के अनुसार कार्य करेगा, उन मामलों को छोड़कर जिसमें उसे मतलब स्वविवेकाधिकार प्राप्त है। अर्थात कुछ वो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके सलाह के अनुसार राज्यपाल काम करता है। और जिन मामलों में राज्यपाल को स्वविवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है वो बिना मंत्री परिषद की सलाह के भी कर सकता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये कौन से मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, तो ये जो है राष्ट्रपति का ये स्वविवेक के अनुसार शक्ति मिली हुई है कि वो अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायिक मामलों पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, वो उसका अपना विशेषाधिकार मतलब विवेकाधिकार है, स्वविवेकाधिकार कह सकते हैं। राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संवैधानिक विशेषाधिकार, मतलब ऐसे विशेषाधिकार जो संविधान में मेंशन है। और ये जो विशेषाधिकार है ये परिस्थिति जन्य है, मतलब कि अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये संविधान में मेंशन नहीं है। अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें राज्यपाल को अपने स्वविवेक के अनुसार काम करना होता है। तो ये परिस्थिति जन्य है स्वविवेक, ये भी स्वविवेकाधिकार ही है लेकिन ये परिस्थिति जन्य है। और पूछा क्या गया है? संवैधानिक विवेकाधिकार। तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, दो अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। एक अनुसूची 5, एक 6। अक्सर लोग 5वीं और 6वीं अनुसूची में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 5वीं अनुसूची में है ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ये इसमें क्षेत्र भी आ जाते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल अनुसूची 6 है इसमें आपका क्या आता है कि ये जनजातीय क्षेत्र आते हैं सिर्फ। अब इन दोनों में 5वीं और 6वीं में यही डिफरेंस होता है। तो पूछा किसके बारे में? 6वीं के बारे में। तो अनुसूची 6वीं के बारे में पूछा गया। तो इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? फ्रेंड्स, इसमें आपका सम्मिलित है आसाम, ये सम्मिलित है। कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया? तो आसाम सम्मिलित है, सिक्किम सम्मिलित नहीं है, तो यही नहीं सम्मिलित है। फिर आगे का भी देख लेते हैं। फिर इसमें मेघालय भी सम्मिलित है और मिजोरम भी सम्मिलित है। और जो सिक्किम दे दिया है, सिक्किम की जगह आपका हो जाएगा त्रिपुरा। 4 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से? एक असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 96वां संविधान संशोधन 2011 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। ये 52वां संविधान संशोधन जो था 2003, इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया, ये आपको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये 96वां संविधान संशोधन से न ये रिलेटेड है न ये रिलेटेड है। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, बिल्कुल सही। 96वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था, तो ये सही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। ये देख लीजिए अब इसके बारे में। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, तो इसका जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति के आधार पर होता है। उस 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? एक आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, फिर राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति नहीं, सभापति तो एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उसको हटा दिया जाए तो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस समिति में उपसभापति शामिल होते हैं। फिर आपका गृह मंत्री शामिल होते हैं, फिर प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, फिर आपके जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो ये 6 लोग हो गए। तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो राष्ट्रपति न करके प्रधानमंत्री करते हैं। इन 6 में जो प्रधानमंत्री होता है इस समिति की अध्यक्षता करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर देखते हैं, यह एक वैधानिक निकाय और सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बिल्कुल सही। यह एक वैधानिक निकाय क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत की गई है। वैधानिक निकाय मतलब जिसकी स्थापना किसी एक्ट के तहत की गई है। तो मानवाधिकार आयोग 1900 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के एक्ट के तहत 1993 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? केवल 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये बिल्कुल सही है, जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243W में इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं, बिल्कुल गलत। जो 29 कार्य जो दिए गए थे ये पंचायत को दिए गए थे और नगर पालिका को जो दिए गए थे, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायत से रिलेटेड है और पूछा गया है 74वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो जो नगर पंचायत है, नगर पालिका, उसको 29 नहीं 18 विषय दिए गए थे और 29 जो था वो पंचायत को दिए गए थे। तो ये आपका गलत हो गया। अब पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। इसमें महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या कम से कम 1/3 आरक्षित कर दी गई है, ये बिल्कुल सही है। 200 अभी बताई थी मैं कुछ टाइम पहले, 243T के तहत ये आरक्षण दिया जाता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो गया था क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ये संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई थी, बिल्कुल गलत। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, और ये स्थापना इसकी 1921 में की गई थी, तब से ये आज तक चलती आ रही हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं चुना जा सकता, बिल्कुल सही। ये जो
ये जो 22 मेंबर समिति है, इस लोक लेखा समिति टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लोकसभा से, ये राज्यसभा से, टोटल 15 मेंबर 22 मेंबर होते हैं। और इन 22 में से कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं हो सकता, यानी किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। इस समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है। गलत। 1966 67 तक ये हुआ था कि जो इसका अध्यक्ष होगा, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, वो सत्तारूढ़ दल से होगा। लेकिन 1967 के बाद से क्या कर दिया गया, जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष की पार्टी से होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित पूछा क्या गया है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है, कौन कथन सही है। तो आपका कौन सा कथन सही है। तो ये आपका केवल 2 कथन सही है, केवल 2, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया। गलत। ये आपका भाग 6 नहीं, भाग 5 होना चाहिए था। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। गलत। संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके कार्यकाल की कोई गणना नहीं की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे ही वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं वो पद से हट जाएंगे। तो यहाँ पे उनके कार्यकाल की कोई गणना नहीं की गई है। तो ये आप कौन सा कथन सही है, तो 9 डी सही हो जाएगा। 9 तो 1 और 9 ही 2, दोनों कथन सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों सहित लोक सेवकों की भर्ती तथा सेवा मामलों पर इसका मूल अधिकार है। जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण वो अखिल भारतीय सेवाओं, सिविल सेवाओं, नागरिक सेवाओं, इसके विषय में अधिकार प्राप्त करता है, न कि रक्षा बलों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों। तो आप इसके लिए ये जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है इनसे संबंधित है, न कि रक्षा बलों से और न कि सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। 2006 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से जो उपाध्यक्ष का पद है उसको अब समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सही है, तो कोई भी नहीं सही है, न तो 1 और न ही 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो एक जो संविधान एक साधारण बहुमत, कुछ जो प्रावधान हो, जो कुछ जो संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से होते हैं, और कुछ विशेष बहुमत और जो 50% जो राज्य की विधायिका होती है उसका रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। 3 तरह से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, लेकिन ये इसमें क्या पूछा गया है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जाते हैं, यानी इसके तहत। तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते कौन कौन से प्रावधान है। नए राज्यों का प्रवेश, अगर भारत से बाहर का कोई राज्य है, कोई देश है, अगर भारत उसको अपने राज्य अपने क्षेत्र में मिलाता है तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो नए राज्यों का प्रवेश ये आपका आर्टिकल 2 में है। और नए राज्यों का गठन, जो भारत में जो राज्य हैं उनके बीच में से अगर कोई राज्य बनाया जाता है, नया राज्य बनाया जाता है, गठन किया जाता है, तो वो भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। ये आर्टिकल आपके 3 में आता है। जैसे तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया 2014 में, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी थी। सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, तो अगर राज्य में जो भारत में जो जितने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। ये तो साधारण बहुमत से मतलब संविधान संशोधन की जरूरत तो होती है लेकिन साधारण बहुमत से होती है, आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। तो ये भी आपका सही है। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, आर्टिकल
169 के तहत जो राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें विधानसभा है और विधान परिषद है। तो जो विधान परिषद है जिसकी सीटें 100 हैं, उसको अगर खत्म करना हो तो संसद साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो फिर आपके टोटल चारों ऑप्शन सही है, तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? डी, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय नहीं है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। फ्रेंड्स, जो भारत की समेकित निधि होती है उस पर अगर कोई व्यय भारित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यय में कटौती नहीं की जा सकती, सिवाय जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, वित्तीय आपातकाल, केवल वित्तीय आपातकाल में ही उसमें कटौती की जा सकती है। इसका मतलब ये हो कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन और भत्ता है वो भारत की समेकित निधि पे अगर भारित है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, सिवाय जो वित्तीय आपातकाल लगता है उसके। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता है वो तो भारत की समेकित निधि पे भारित होता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो राज्य की समेकित निधि पे भारी होते हैं, न कि भारत की समेकित निधि पे। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर ऑप्शन गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते, ये भी आपका गलत हो गया। ये भी संचित निधि पे भारित नहीं होता, इसमें कटौती की जा सकती है। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज भी शामिल है, ये आपका सही है। ये भारत की समेकित निधि पे भारित होता है, क्योंकि भारत सरकार विदेशों से अगर ऋण लेता है तो वो भारत की जो संचित निधि है वहां से भारित होती, वहां से व्यय की जाती है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते, जो राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो भारत की समेकित निधि पे भारित होते हैं, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4। 3 और 4 सही थे, तो 3 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इम्पोर्टेंट समिति है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। गलत। ये कृष्ण मेनन समिति 1964 के आधार पर बना, जो कृष्ण मेनन समिति थी 1964 में बनाई गई थी, उसके सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी सिफारिशें मंत्रालय पर बाध्यकारी होती हैं। गलत। ये इसकी जो सिफारिशें हैं वो मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसमें भी किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वह लोकसभा से होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष चुनता है, राज्यसभा से इसका अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, और जब इसकी स्थापना की गई थी इसमें 15 सदस्य थे। जब इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, तो इसमें 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है। अब इसकी संख्या की टोटल कितनी है? 22। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, और जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही होता है, राज्यसभा से नहीं। और ये बाध्यकारी नहीं होती। ये गलत हो गया आपका। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? दोनों कथन गलत है, तो 9 1 9 ही 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच की गई थी। फ्रेंड्स, सही। 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया था, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, जिसमें भारत के जो रूरल एरिया थे उसके डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन ये जो कार्यक्रम था वो फेल हो गया। तो भारत सरकार को लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम फेल कैसे हो गया, तो इसकी जांच करने के लिए ये बलवंत राय मेहता समिति की गठन की गई। और इस समिति ने बताया कि ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोकल लेवल पे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि सत्ता का बहुत केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण था ही नहीं। तो इसलिए
इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा के कामकाज की जांच की गई। ये तो बिल्कुल सही है। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी। गलत। जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो त्रिस्तरीय, जो विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीन स्तरीय पंचायत की व्यवस्था किए थे ये। एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे, एक विलेज स्तर पे। इस समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने अस्वीकार कर दिया। गलत। उसने स्वीकार कर लिया था। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 350 बी द्वारा किया गया है तथा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। गलत। ये गृह मंत्रालय नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय। जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भाषाई विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, न कि गृह मंत्रालय के। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै की लेखा परीक्षा शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कै का जो भारत के किस आर्टिकल में ये कैग का प्रावधान है? 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान किया गया है। यह अनिवार्य रूप से कानूनी, विनियामक और औचित्य संबंधी लेखा परीक्षा आयोजित करता है। ये देखिए, अनिवार्य रूप से कानूनी जो लेखा होता है वो भी करता है, विनियामक लेखा भी करता है, लेकिन जो औचित्य संबंधी लेखा है वो क्या करता तो है, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। अनिवार्य रूप से केवल कानूनी और विनियामक ये दोनों करता है, और जो औचित्य संबंधी है ये अनिवार्य रूप से वो नहीं करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विनियोग खाता, वित्त खाता और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये सही है। तो आपका कथन कौन सा सही है? केवल 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी का प्रावधान किस आर्टिकल में आता है? 76। फ्रेंड्स, आर्टिकल अगर अलग से बैठेंगे याद करने तो कभी नहीं याद होगा। जहां भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद, कोई अधिकारी की बात है, कुछ भी आए तो तुरंत याद कर लेना है कि वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ऐसे याद होगा। अगर याद करने बैठेंगे तो कभी नहीं याद होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। गलत। इसके भारत के जो न्यायवादी होते हैं इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जनरली ये जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, जो मंत्री परिषद होती है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और जनरली जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या फिर सरकार जब गिर जाती है तो महान्यायवादी का पद अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के ही सलाह पे की जाती है। तो जब मंत्रिपरिषद ही नहीं रहेगी तो फिर महान्यायवादी रह के क्या करेंगे? तो इनका भी पद समाप्त हो जाता है। फिर जब नई सरकार आती है तो वो अपने इच्छानुसार राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इस व्यक्ति को आप महान्यायवादी बनाइए, क्योंकि जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, जो भारत सरकार का मुद्दा है उसको रखते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह संसद के दोनों सदनों, उनकी संयुक्त बैठकों तथा किसी भी संसदीय समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का हकदार होता है। बिल्कुल सही।
लेकिन ये भाग तो लेता है, लेकिन महान न्यायवादी उसमें वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य होता ही नहीं है। जब सदस्य नहीं है तो वोट कैसे देगा? फिर ये आपका ऑप्शन सही है। और फिर जो संसद के जितने सदस्य सदस्य होते हैं उनको जो विशेषाधिकार 105 के तहत प्राप्त होती है, आर्टिकल 105 के साथ जो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को मिलता है, वही विशेषाधिकार महान न्याय भारत के महान न्यायवादी को भी प्राप्त होता है। ये भी याद रखिएगा। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3 कौन सा कथन सही है? 1 और 3 ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।